हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आशीष सर सीतापुर चैनल की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं और ये न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी बोर्ड के विद्यार्थी, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों और झारखंड बोर्ड के हों, या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, या फिर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए सेशन बेहद महत्वपूर्ण है। और मैंने अभी से सेशन का आरंभ कर दिया है और सेशन आपका 26-27 यानी 27 में आपका पेपर होगा। और साइंस क्लास 10th न्यू बैच आपको मात्र 299 रुपये में, नहीं 299 रुपये में ये बैच मिल जाएगी, जिसकी वैलिडिटी पूरे साल की होगी। और पूरा सिलेबस में पढ़ाऊँगा, उतना ही पढ़ाऊँगा जितना बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे। ठीक, तो आप सभी लोग हमारा ये डेमो वीडियो देख लीजिए। डेमो वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप सभी लोग हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। तो देखिए, सबसे पहले आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये मैं बताऊंगा साइंस में। तो साइंस में टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये पहला पार्ट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। ये दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, एसिड्स और आपका बेसेज एंड साल्ट्स, एसिड्स, बेसिड्स एंड साल्ट्स। तीसरा चैप्टर आपका होगा धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु यानी मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका होगा। और चौथा आपका होगा कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और फिर आपका ये केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। फिर आपका चलेगा बायोलॉजी का पोर्शन, बायो का पोर्शन। तो बायो के पोर्शन में चैप्टर नंबर 5वां जो है, पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण था वो हट गया, और अब ये छठा पार्ट जो है 5वें की जगह पर आ गया है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेज, लाइफ प्रोसेज। इसके बाद में छठा चैप्टर आपका है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला है चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और अगला आपका लास्ट बायोलॉजी का टॉपिक है, मतलब पार्ट है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता यानी इसको बोल सकते हो जेनेटिक्स अथवा हेरिडिटी, हेरिडिटी। ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद में केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे, मतलब फिजिक्स का पोर्शन देखेंगे। तो अब यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो 8 चैप्टर हो गए थे। 9 नंबर का चैप्टर आपका आएगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन
ऑफ लाइट। ये पहला प्रश्न मतलब हो जाएगा लेसन। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। तो ये हो जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। और उसके बाद में थर्ड मतलब 11 नंबर है आपका पाठ नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद में 12 लेसन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको ऐसे लिख लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद में लास्ट 13 नंबर है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट। तो ये भैया हो गया आपके चैप्टर। देखो आपका समय थोड़ा तो वेस्ट हुआ, क्योंकि मुझे बताना जरूरी है कि आपको पाठ पढ़ने कितना है। और उसके बाद में अब मैं लेसन पहला स्टार्ट करूँगा। आपका पहला चैप्टर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है, तो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करूँगा चैप्टर फर्स्ट। और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो ये पहला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर इसमें देख लीजिए टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखिए सबसे पहले पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया। फिर मतलब देखो चलो पेन से लिखता हूँ, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है यानी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। और उसके बाद में पहला टॉपिक दूसरा पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें आएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन बार बार न लिख के आरएक्स बनाऊंगा, उससे आप लोग ध्यान रखेंगे। संयोजन के बाद में वियोजन अभिक्रिया, संयोजन के बाद में वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन और रिएक्शन। और इसके बाद में संयोजन वियोजन के बाद में कौन सी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, विस्थापन अभिक्रिया। और जो पढ़ा दूंगा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद में पढ़ाऊंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद में छठा टॉपिक आपका रहेगा, देखो उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और फिर पढ़ाएंगे आपको अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद में पढ़ाएंगे टॉपिक नंबर 8, इसमें आपको पढ़ाएंगे ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और फिर आपको पढ़ाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक छूट गई, उपचयन अपचयन के बाद में रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपको ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन।
और उसके बाद में आपका टॉपिक आ जाएगा संक्षारण। संक्षारण पढ़ाऊँगा यानी कोरिजन। और उसके बाद में पढ़ाऊँगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, रैनसिडिटी। और इसके बाद में पढ़ाऊँगा समीकरण। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा लाइट चली गई थी, देखिए। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता के बाद में यहाँ पे पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण। और यहाँ पर हो जाएगा केमिकल और इक्वेशन। और इसके बाद में संतुलित और असंतुलित, इसके प्रकार जो होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और अगला असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण माने यहाँ पर होगा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इतना आपको पढ़ना है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका पहला टॉपिक क्या था? रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया, तो रासायनिक अपक्रिया किसको कहते हैं पहले तो समझेंगे। देखो भैया, रासायनिक अपक्रिया का मतलब है कोई नई चीज बन जाना। रासायनिक अपक्रिया का मतलब है कोई नई चीज बन जाना, नया पदार्थ बन जाना। जैसे दूध से दही बन जाना, कागज को जला देना, उससे राख बनना, ठीक, फलों का पक जाना। तो ये सब रासायनिक प्रक्रिया में आएंगे। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह रासायनिक वह प्रक्रिया दैट प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है या नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर तमाम चीज़ें आप लिख सकते हो, कोई भी चीज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस साइड लिख दोगे A+B, कोई दो चीज़ें मिली और यहाँ पर कोई एक पदार्थ बना या दो पदार्थ बने, C+D बना, तो ये हो गई। अब देखो इस साइड जो चीज़ें लिखी हैं इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो इस साइड चीज़ें हैं उनको इधर बनती हैं जो, उनको हम लोग कहते हैं उत्पाद। अभिकारक को देख लेंगे। अभिकारक किसको कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं यानी रिएक्टेंट। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। ठीक। और उत्पाद किसको कहते हैं? यानी प्रोडक्ट यानी जो बनता है, जो निर्माण होता है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जिसका निर्माण होता है, उत्पाद कहलाता है। समझ में आ रहा होगा? बैच देखो किस लिए लेना जरूरी है। बैच लेने से क्या होगा, आप अपने डाउट पूछ पाएंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे डाउट भेज सकते हैं, अपने कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, और PDF मिल जाएगी आपको, ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए फटाफट से करते चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक था हमारा संयोजन अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दूसरा हमारा था संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं, ये सभी टॉपिक पूछे गए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है समझो। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है संयोग करना यानी कि जुड़ना। हिंदी से ही समझ जाओगे, संयोग करना यानी जुड़ना। और इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन माने क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ने वाली अभिक्रिया है, यानी इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे लेकिन बनाएंगे एक ही पदार्थ। संयोग करके एकल पदार्थ का, बहुत ध्यान रखना, निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे A प्लस बी जोड़ दिया और ये बन गया C, मतलब दो पदार्थ मिले एक पदार्थ बने। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद रखोगे 2Mg प्लस O2 और ये बन जाएगा 2MgO, यानी ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन गया। और यही एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है। ये होता है सफ़ेद रंग का, ये चूर्ण जो मतलब राख बनती है सफ़ेद कलर की होती है, सफ़ेद लौ के साथ भी ये जलती है, मैग्नीशियम का रिबन का फीता। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। C+O2 कार्बन का वायु में दहन CO2 और S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल जिसमें दो या दो से अधिक भी पदार्थ इधर जुड़ जाएं लेकिन इधर एक ही बने। जैसे चाय बनाना है तो उसमें बहुत से पदार्थ मिलाते हैं, चाय बना देते हैं। ठीक, या सब्जी बनाते हैं, कुछ भी तहड़ी बनाते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें डालते हैं। इधर इस साइड में बहुत सी चीज़ें हों लेकिन इधर एक ही होना चाहिए, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब दूसरा देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब कोई एक चीज़ टूटे और दो या दो से अधिक चीज़ें बन जाएं तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ वियोजित होकर टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, जैसे कोई एकल पदार्थ है ये और ये टूट गया रिएक्शन होने के बाद में, तो यहाँ पर बनेगा दो या दो से अधिक पदार्थ। जैसे कि यहाँ पर A अलग हो गया और B अलग हो गया। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखोगे, जैसे कि CaCO3 यह है चूना पत्थर। इसका नाम क्या है, इसका ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर नाम है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, चाक। ठीक, ये सभी अगर चीज़ें पूछी जाती हैं मतलब इनका सबका सूत्र यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम है कैल्शियम, ये व्यापारिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको ऊष्मीय वियोजन के द्वारा, मैंने लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान दोगे इसको तो ये बनेगा CaO प्लस CO2 में दो चीज़ें बनेंगी। यानी ये बनेगा बिना बुझा हुआ चूना, ये बनेगा बिना बुझा हुआ चूना जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। ध्यान रखना वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपघटन अभिक्रिया, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर अपघटन अभिक्रिया पूछी जाए तो भी वही लिखना है। अब ये देखो, ये था ऊष्मीय वियोजन
और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत वियोजन का उदाहरण। जैसे कि विद्युत वियोजन में क्या आएगा, जैसे 2H2O यानी पानी है, और पानी में आप क्या विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर देंगे बिजली, तो यहाँ बन जाएगा 2H2 और O2, यानी ये तो आपका लिक्विड है और ये गैस बनेगी, ये भी गैस बनेगी, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। एक विद्युत वियोजन हो गया, एक आपका ऊष्मीय वियोजन हो गया, और एक होता है प्रकाश अपघटन। तीनों ये याद कर लेना। एक प्रकाश अपघटन होता है 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में इस पे अगर सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश दे दोगे तो ये सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक, तो ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में कौन सी, संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, और अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को ध्यान देंगे, यहाँ पे तीसरी आ गई विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया यानी आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो शब्द से ही इसमें विस्थापन माने किसी चीज को हटाना है उसकी जगह से, विस्थापित कर देना है। यहाँ भी देखो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो वहाँ पर भी ये जो है डिस्प्लेस माने उसकी स्थान से हटा देना। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से, यौगिक आपने पढ़ा होगा, दो या दो से अधिक तत्व जब किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं। यौगिक का फार्मूला होता है जैसे जल H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक, और जिनका सूत्र नहीं होता वो मिश्रण होते हैं। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और नए यौगिक का निर्माण करता है, और नए यौगिक का निर्माण करता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे ए कोई अधिक क्रियाशील तत्व है और यहाँ पर कोई BC यौगिक है, इसमें से ये इसको हटा रहा है, तो ए BC में से B को हटा रहा है जैसे, तो ए और अपना खुद ही बैठ गया C की जगह और B को भगा दिया, तो यही विस्थापन। जैसे लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण खुद ही फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। यानी ये पहले नीले रंग का था, नीला रंग था, और इसका बाद में हो जाता है भूरा रंग, ठीक, लाल भूरा रंग कह सकते हो या भूरा रंग हो जाता है फेरस सल्फेट का, और कॉपर को अलग कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर है। अब यहाँ पे जान कैसे पाओगे कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है कौन कम क्रियाशील है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने लिख दिया आपके सामने, एक मिनट। यहाँ पे हमने तत्वों को लिख दिया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड माने शीशा, और हाइड्रोजन, कॉपर, और Hg यहाँ पे लिखा है, मरकरी, और ये फिर Ag सिल्वर, और ये Au माने सोना। तो ये देखिए सबसे अधिक क्रियाशील है और फिर ये सब घटते हुए क्रम में, इनकी क्रियाशीलता घटते हुए क्रम में लिखी गई है। तो देखो इसको याद कैसे करोगे, ये है आपका पोटेशियम, और ये है आपका सोडियम, ये है आपका कैल्शियम, ये है आपका मैग्नीशियम,
ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपका जिंक, ये है आपका फेरस माने आयरन, और ये है आपका लेड माने सीसा, लेड सीसा, इसको प्लम्बम प्लम्बम कहते हैं। और ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये है कापर, कापर मीन्स तांबा, यह आपका मरकरी जिसको पारा कहते हो जो थर्मामीटर में होता है, यह है आपका सिल्वर जिसको चांदी कहते हो, अर्जेंटम होता है लैटिन नाम इसका, तभी एजी लिया जाता है। और एयू माने सोना जिसको आप लोग गोल्ड भी कहते हो, जो सबसे कम क्रियाशील है यानी अरम, इसका होता है वो नाम, लैटिन नाम। अब देखो जो जिसके ऊपर है वो इसको विस्थापित कर देगा, जैसे लोहा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, लोहा कापर को विस्थापित कर देगा, जिंक लोहे को कर देगा एल्युमिनियम, जिंक को एल्युमिनियम, लोहे को, जो ऊपर है वो नीचे वाले को कर देगा। अब इतनी बड़ी टेबल याद कैसे करोगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। काना, काना, कान्हा या काना का, इसको मग्घा, मग्घा या मग्घा, काना का मग्घा आलू, जिंक फेंकोगे, पब्लिक है, पब्लिक है, कुटाई होगी आज, और एक और है यहाँ पर पीटी भी है, पिटाई भी होगी। ठीक, पीटी माने प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक, तो ये है क्रियाशीलता का घटता क्रम। अब मैं वीडियो में लिख लूँगा पहले, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा। कारण ये कि ये वीडियो जो है 1 घंटे के अंदर जो है मोबाइल से बना रहा हूँ, तो इसमें कट जाता है अपने आप से। तो भैया अब मैं लिख लिख के आप लोगों को समझाऊंगा। देखेंगे यहाँ द्विविस्थापन अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये क्या होगा, ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा 2Na प्लस और ये SO4 2 माइनस। यहाँ पर ये BaCl2 कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। तो भैया प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। ठीक, तो ये 2Na प्लस 2Cl, तो ये बना लेगा 2NaCl और प्लस Ba और SO4, तो ये बना लेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये यही आपको एग्जाम्पल एक याद कर लेना है बस। अब हम लोग देखेंगे छठी उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें भैया ऑक्सीजन या तो जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, यानी या तो ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। या कह लीजिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ये भी बढ़ा सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। ठीक, तो ये भी जो है उसी में आ जाएगा। तो आप इतना ही लिख दीजिएंगे तभी नंबर मिलेगा। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो ऑक्सीकरण क्रिया या उपचयन क्रिया कहलाती है। इतना भी लिख दोगे तो भी, मगर मैंने पूरा ही भी आपको बता दिया। जैसे 2Cu माने कापर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो 2CuO बन गया, यानी कापर ऑक्साइड बन गया। जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO, तो ये उपचयन क्रिया में आ जाएगा। सोडियम देखो है, ये क्या हुआ, Na प्लस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर एक ऑक्सीकरण संख्या है, तो 0 से एक ऑक्सीकरण संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो ये कौन सी हो गई, उपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। अब देखेंगे अपचयन अपक्रिया। अब हम लोग देखेंगे अपचयन अपक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, उसके बिल्कुल विपरीत होगी उपचयन के। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी आए, उसमें जो जो वृद्धि थी वो इसमें कमी हो गई। जैसे यहाँ पर देखो ये एल्कीन है यानी एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दी गई, यानी ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा एथेन, एल्केन बन जाएगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा देखेंगे, Fe3+ था, 3+ यानी 3 जगह खाली थी, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन आपने ग्रहण करवा दिया,
तो यहाँ फिर 2 जगह खाली बची, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी बची। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? कमी। देखो 3 थी और यहाँ पर कितनी हो गई? 2। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना और इसमें हाइड्रोजन का योग, तो ये अपचयन अपक्रिया हो गई। अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब क्रॉस, मतलब दोनों होंगी। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ अपक्रिया होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल CuO प्लस H2, एरो Cu प्लस H2। यानी देखो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन थी और इसकी ऑक्सीजन भाई छिन गई, आगे जा करके ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो यहाँ पर हो गया अपचयन। और हाइड्रोजन को क्या हुआ है? ऑक्सीजन मिल गई, जल बन गया, तो इसका क्या हो गया? उपचयन। तो वह रासायनिक इसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। सेम यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन छिन गई, तो इसका हो गया अपचयन हुआ है, और इसको कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, तो इसका भाई हो गया है उपचयन। तो उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, तो वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। 2 एग्जाम्पल बता दिए, आपको एक भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और फिर ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी माने छिपती है, बाहर की तरफ निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। यहाँ भी इंग्लिश में भी समझ सकते हो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर बाहर की तरफ निकलेगी ऊष्मा। 1 मिनट ब्लर। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कार्बन प्लस O2, मतलब कार्बन यानी कोयले का वायु में दहन कराओगे, जलाओगे, तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पर निकलेगी। जब मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, अगर कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो कि प्राण ले लेगी। यहाँ पे क्या है? N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो अमोनिया गैस बनेगी। हेबर विधि द्वारा अमोनिया इसी विधि से बनाया जाता है। इसमें 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा मतलब ऊर्जा बनेगी। अब देखते हैं श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। परीक्षा में पूछा जाता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों है? तो इसमें जो है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन से जो ग्लूकोज जो प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो आप जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और साथ में ऊर्जा भी निकालता है। 38 ATP अणु ऊर्जा के निकालता है और शरीर को गर्म भी करता है। तो यहाँ पर जितने ऑक्सीजन ग्रहण करोगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मात्रा बनाएगा। और अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। शोषी मतलब सोखना, इंडोथर्मिक यानी खत्म हो गई है तो हमको जरूरत है ऊष्मा की, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है अपक्रिया को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अवशोषित होती है, उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2, तो ये इसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा दोगे इसको, तभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी गैस। हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाओगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड तभी बनेगा जब ऊष्मा दोगे। तो चाहे इधर प्लस ऊष्मा लिखो या उधर माइनस ऊष्मा लिखो, चाहे इधर प्लस 45 किलो कैलोरी लिखो या उस साइड में लिखना चाहते हो तो माइनस 45 किलो कैलोरी लिखो। अब मैं आगे पढ़ूंगा। अब हम लोग देखेंगे संक्षारण। अगली हेडिंग संक्षारण, कोरिजन। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता माने नमी आदि के संपर्क में आती है, तब ये क्या हो जाती है? वातावरण से ऑक्सीजन से संयोग करके अपने ऊपर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है। जब ये परत टूटती है तब ये धातु संक्षारित होने लगती है। इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया है परीक्षा में लिखने के लिए। अब देखो, जैसे लोहे की वस्तुओं को आप डाल देंगे तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, यानी मोर्चा लग जाएगा। तांबे पर जब हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे को अगर तांबे के तार डाल दोगे तो तांबे के तार हो जाएंगे हरे कुछ दिन में। और चांदी पर काले रंग की परत, चांदी के जो आभूषण पहनती हैं तो उनमें क्या होता है? काले रंग की परत चढ़ जाती है। जब इनको साफ किया जाता है तो उनका संक्षारण होता है धातुओं का। अब देखेंगे बचाव के उपाय, तो कैसे बचाया जा सकता है संक्षारण से? तो या तो फिर लोहे की वस्तुओं में तेल लगाइए, ग्रीस लगाइए, साइकिल जैसे मोटरसाइकिल है, पेंट लगाइए दरवाजों पे, और जो भी हैं टिनीकृत करिए, टिन की परत चढ़ाइए गाड़ियों पर, और गैल्वेनाइजेशन करिए यानी गैल्वेनीकरण करके बचाया जा सकता है। अगला देखते हैं विकृत गंधिता टॉपिक। वसा अथवा तैलीय खाद्य सामग्री। वसा मतलब जैसे फैट से कोई चीज़ बनी है, जैसे डालडा, घी, तेल, और तेल से कोई खाद्य सामग्री बनी है, उसको लंबे समय तक अगर खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? उसके स्वाद व गंध बदल जाएंगे, इससे खाने के योग्य वो चीज़ नहीं रह जाएगी। इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे बिस्किट, चिप्स, नमकीन, अचार आदि को खुला छोड़ दोगे भोजन को भी, तो वो कुछ देर के बाद खाने के योग्य
मतलब कई घंटों के बाद फिर 1-2 दिन तक रखा रहेगा तो खाने के योग्य नहीं रह जाएगा, उसके स्वाद और गंध बेकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। बचाव के उपाय क्या होता है? भोजन को फ्रिज में रखिए, खाने की वस्तुओं को वायुरोधी बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखिए, डिब्बे में बंद करके रखिए ताकि उसमें हवा न प्रविष्ट कर पाए। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस को भर दीजिए ताकि वो क्या है कि ऑक्सीजन से क्रिया न कर पाए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों तथा प्रतीकों व सूत्रों के रूप में व्यक्त करना, तत्वों अथवा प्रतीकों व सूत्रों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसमें तीर के बाईं ओर अभिकारक तथा तीर के दाईं ओर उत्पाद को रखा जाता है और तीर हमें ये बताता है कि पदार्थ की दिशा में बन रहा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो जल। या फिर इसको तत्व प्रतीकों के रूप में व्यक्त करेंगे तो H2 प्लस O2 और यहाँ बनेगा H2O, मैंने 2H2 प्लस O2 2H2O बन जाएगा। अब अगला देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इससे मैग्नीशियम के 2 परमाणु, मैग्नीशियम के यहाँ भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम का 1 परमाणु, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु, ठीक, ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित को किया जाता है संतुलित, वो भी हम लोग करेंगे अभ्यास में। अब हम लोग एनसीईआरटी के अभ्यास के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछा गया है। यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या लिखी है, 2PbO प्लस कार्बन एरो 2Pb प्लस CO2। अब यहाँ पर मैं इसको लिखकर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, 2PbO प्लस कार्बन एरो 2Pb प्लस CO2। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे भैया, देखो यहाँ पर ये लेड ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये लेड है, शीशा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें देखो पहली बात तो इस साइड के उत्तर नहीं होंगे। जैसे कह रहा है शीशा अपचयित हो रहा है, देखो पहले उपचयित अपचयित देख लो। देखो कार्बन को आगे ऑक्सीजन मिल गई तो इसका हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है? उपचयन, यानी ये पदार्थ हो रहा है उपचयित। उपचयित पदार्थ कौन हो रहा है? कार्बन। और इसकी बेचारे की ऑक्सीजन छिन गई तो इसका हो रहा है अपचयन। अपचयन हो रहा है यानी इसका हो रहा है, ये है अपचायक पदार्थ, अपचयित कह लीजिए इसको, ये अपचयित हो रहा है, ये उपचयित, ये अपचयित। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, गलत है। ये शीशा लिखा है, ये शीशा है, तो शीशा इधर का उत्तर होगा ही नहीं, यानी ये पहला होगा गलत। अगला कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, ये पहला हो गया गलत। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी इधर लिखा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस साइड के आंसर नहीं होंगे, आंसर सदैव होंगे अभिकारक उत्पाद, कभी आंसर नहीं होते। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रही है, हाँ कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड की ऑक्सीजन छिन गई, अपचयित हो रहा है, ये दोनों सही है। आपसे गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है, तो गलत कौन सा है? पहला और दूसरा। पहला दूसरा पहले ही विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। कह रहा उपरोक्त दी गई क्रिया किस प्रकार की? देखो यहाँ पर इसमें तो 2 लोग हैं, इसमें तो अकेला है। अगर 2 लोग मिलकर एक बनता तो संयोजन होती, तो संयोजन तो होगी नहीं। द्विविस्थापन तब होते जब इसमें भी 2 लोग होते, इसमें भी 2 लोग होते, और यहाँ भी 2 लोग, यहाँ भी 2 लोग होते, तो वो भी नहीं है। वियोजन अभिक्रिया तब होती जब कोई इधर एक पदार्थ होता, उधर 2 लोग बनते, 2 या 3 बनते, तो वियोजन भी नहीं। तो बची कौन? विस्थापन। विस्थापन मतलब यहाँ देखो ये अकेला है, ये अधिक्रियाशील एल्युमिनियम, और ये लोहे को उसकी जगह से भगा रहा है और ये अपना खुद ही बना रहा है, तो ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो याद ही कर लेना इन क्वेश्चनों को। अगला है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। लौह चूर्ण मतलब Fe, और लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालते हैं तो क्या बनेगा? तो ये बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 2Fe और यहाँ 4HCl, ये रिएक्शन पूरी बनती है Fe2 और 2Fe, और यहाँ पर बनता है 2H2 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 2Fe प्लस 4HCl, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 2FeCl3, 3 दूनी 6, 4 है 2Fe,
Fe2C जो भी बनेगा यहाँ पर, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तुम्हारी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और आयरन क्लोराइड, अगर इसको छोड़ दो Fe2Cl, Fe2, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। आयरन क्लोराइड, तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी। क्लोरीन गैस नहीं, कोई क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो लोहा अधिक अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो इसको इसकी जगह से विस्थापित कर देगा। आयरन लवण एवं जल बनता है, आयरन लवण नहीं बनेगा, न तो जल बनेगा, तो ये पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, तो वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये करना नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ से करना पड़ेगा आपको संतुलित वाला। ठीक, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में बदलिए, फिर उनको संतुलित कीजिए। तो पहला क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो देखो ये अमोनिया बन गई, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये अमोनिया बन गई। और अब इसको हम लोग करेंगे संतुलित, तो एक तरफ लिख लेंगे LHS और एक तरफ लिख लेंगे RH। तो इधर देखो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं भैया, 2, एक परिवार, दूसरे परिवार हाइड्रोजन में 2 परमाणु, यहाँ एक परिवार नाइट्रोजन में 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु। अब बराबर करो, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन का 1, तुरंत 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, लेकिन हाइड्रोजन के 6, तो यहाँ भी 3 से गुणा करके इसके भी 6 बना लो और ये संतुलित हो गई। देखो इसमें कोई गुणा नहीं की गई, इसलिए ये N2 होगा। इसमें भाई 3 से गुणा की गई तो ये 3H2 होगा, एरो यहाँ पे 2 से गुणा हुई तो 2NH3, तो ये संतुलित हो गई। आपको यही लिखना है। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या बनेगी, H2S का वायु में दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बता रहा था, यहाँ पर क्रिया होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे एक तरफ LHS एक तरफ RH। तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 मिनट, हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2 और सल्फर का परमाणु है 1, एक परिवार, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये दूसरा परिवार। यहाँ पे सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक परिवार, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, एक परिवार। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, सल्फर का, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन का 1, तुरंत इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब देखो हाइड्रोजन के 2, यहाँ हाइड्रोजन के 4, तुरंत इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, सल्फर के 2, तुरंत इसको भी 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। देखो हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, सल्फर के 2, सल्फर के 2, ऑक्सीजन के 4 2 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तुरंत 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 बनाओ और संतुलित हो गई। देखो इसमें मैंने कितने से गुणा किया है, 2 से, तो ये बनेगा 2H2S प्लस इसमें हमने किया है 3 से 3O2 एरो, इसमें मैंने किया है 2 से 2SO2 प्लस जल को 2 से 2H2, तो ये भी संतुलित हो गई। आप देखेंगे अगला क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट क्या था, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 हो जाएगा, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस कह रहा बेरियम सल्फेट BaSO4, इसका अवक्षेप बनाएगा। अब इसको संतुलित हमें करना है। देखो भाई यहाँ पे संतुलित करेंगे, एक तरफ LHS एक तरफ RHS। यहाँ एल्युमिनियम का कितना है, 2 है, सल्फर का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन का 4 3 12 है, एक परिवार, बेरियम का 1 है, क्लोरीन का 2 है, दूसरा परिवार। इधर एल्युमिनियम का 1 है, क्लोरीन के 3 है और बेरियम का 1 है और सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। ठीक, तो ये दूसरा। अब यहाँ बराबर करो, एल्युमिनियम के 2, एल्युमिनियम का 1, तुरंत 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 3 6। एल्युमिनियम के 2, एल्युमिनियम के 2, सल्फर के 3, सल्फर का 1 है, 3 से गुणा करो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12। अब देखो एल्युमिनियम के 2, एल्युमिनियम के 2, सल्फर के 3, सल्फर के 3, ऑक्सीजन के 12, ऑक्सीजन के 12, बेरियम का 1, बेरियम के 3, यहाँ 3 से करो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6।
बेरियम के भी 3 और क्लोरीन के भी 6 बन गए। अब देखो संतुलित हो गई, इसमें कोई गुणा नहीं हुई है, तो ये तो ऐसे रहेगा Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस इसमें गुणा हुई है 3 से 3BaCl2 एरो, इसमें गुणा हुई है 2 से 2AlCl3 प्लस इसमें हुई है 3 से 3BaSO4। ठीक, तो ये हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला क्या है, तीसरा हो गया। चौथा देखो, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखो चौथा वाला कह रहा पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके H2O के साथ क्रिया करके क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखोगे, इसको संतुलित कर लेंगे फटाफट से LHS और RHS। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भी 1 घंटे के अंदर वीडियो कट जाएगा। तो पोटेशियम का कितना है 1 परमाणु, हाइड्रोजन का कितना है 2 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना है 1 परमाणु, एक परिवार। पोटेशियम का 1, हाइड्रोजन का 1, मतलब ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2। अब बराबर करो, पोटेशियम का 1, पोटेशियम का 1, ठीक, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 1, तुरंत इसको 2 से गुणा करो, 2 2 2। फिर देखो पोटेशियम का 1, पोटेशियम को 2, इसका भी 2 से गुणा करो। अब पोटेशियम के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के इधर 2 2 4 हो गए, तो भाई इधर भी 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 एकम 2। अब देखो पोटेशियम के 2, पोटेशियम के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2 2 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, संतुलित हो गई। तो इसमें देखो 2 से गुणा हुई है, तो 2K प्लस H2O में 2H2O एरो, यहाँ पे 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गए, संतुलित करना भी आपको सिखा दिया। अब देखेंगे अगला, छठे प्रश्न में भी यही कहा गया है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इनको देख लेते हैं बारी बारी से। देखेंगे पहला, छठे का पहला, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और क्या है CaNO3 का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O प्लस H2O। तो इसको भी संतुलित कर लेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन का कितना है 1 परमाणु, नाइट्रोजन का कितना है 1 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना है 3 परमाणु, कैल्शियम का कितना है 1 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और हाइड्रोजन के भी कितने हैं 2 परमाणु। यहाँ पर कैल्शियम का कितना है 1 परमाणु, नाइट्रोजन का कितना है 2 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना है 3 दूनी 6 और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 1। अब बराबर करो, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 2, तुरंत इसको 2 से गुणा करो और 2 3 6, तो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6, फिर कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन का 1, तुरंत 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब मिला हाइड्रोजन के 2 और 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, 4 6 2 8, 6 2 8, यहाँ भी, और सब बराबर हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया भाई 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संतुलित हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अगला क्या है हमारा, अगला दिया है दूसरा NaOH। यहाँ पे देखेंगे NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको भी संतुलित कर लेंगे, तो इसको भी LHS RHS लिख लेंगे, LHS RHS। तो यहाँ पर सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का भी 1, ये एक परिवार हो गया। फिर हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, ये दूसरा परिवार। इधर भी सोडियम का 2, सल्फर का 4, 1 मिनट, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, इधर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ पर देखो सोडियम का 1, सोडियम का 2, तुरंत ही इसको 2 बनाओ, ये 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2, 4 2 6, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 कम 2, यहाँ भी बना लिया सोडियम के 2, सोडियम के 2, ऑक्सीजन के 4 2 6, ऑक्सीजन के 4 2 6, हाइड्रोजन के 2 2 4, हाइड्रोजन के 4। अब सब बराबर हो गया, तो यहाँ पर इसको सुधार के लिख लेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 एरो
इसमें कोई गुणा नहीं हुई, यानी 2SO4 प्लस 2H2O। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला होमवर्क में रहेगा, और उसके बाद में ये भी होमवर्क में रहेंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, यही हल हो करके आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका भी वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो कटने वाला है और मुझे जो चीज़ें बची इंपॉर्टेंट वो भी बतानी है। तो चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, वो भी मुझे बताना है। 1 मिनट। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये वाला है, ये तो आता ही परीक्षा में अभी आया था 26 में। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना। उपचयित कौन होता है, अपचयित कौन? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। तो अब हम बताएंगे इसमें आपको उपचयित अपचयित पदार्थ। देखो यहाँ पर सोडियम को क्या हो रहा है, सोडियम को ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसका हो रहा है उपचयन। यानी उपचयित पदार्थ कौन सा है, उपचयित पदार्थ होगा आपका सोडियम। ठीक, सोडियम। और अपचयित पदार्थ कौन सा होगा, अपचयित पदार्थ कौन सा होगा, तो ये होगा ऑक्सीजन। बस इतना ही आपको लिखना है। इसमें देखो, इसकी ऑक्सीजन छीन रही है तो इसका हो रहा है अपचयन, यानी ये हो रहा है अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ कौन सा होगा, तो CuO यानी कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड। और ये होगा उपचयित पदार्थ, क्योंकि इसको ऑक्सीजन आगे जो है मिल रही, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको हम लोग उपचयित कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसमें एक मिस्टेक है, गलत लिखा है CO प्लस H2, तो यहाँ Cu प्लस यहाँ पे क्या होगा, H2O होगा। ठीक, बाय मिस्टेक वहाँ पे बुक में गलत लिखा है, H2O होगा। ठीक, तो यहाँ पे उपचयित पदार्थ क्या होगा, उपचयित पदार्थ होगा आपका जल, जल नहीं मतलब हाइड्रोजन होगा, सॉरी ये होगा, क्योंकि इधर के कभी आंसर नहीं हो सकते, ध्यान रखना। आंसर सदैव अभिकारक के तरफ के होंगे, उत्पाद की तरफ के आंसर नहीं होंगे। और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपको और याद करनी है, बस एक रिएक्शन आ जाती है कंप्लीट करने के लिए, तो वो मैं बता रहा हूँ लास्ट में। यहाँ पे देख लेंगे 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको याद कर लेंगे। और यहाँ उष्मा, यहाँ पर 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस ऑक्सीजन, बस इसको आप याद कर लेंगे। तो साथियों, मैंने आप लोगों के लिए डेमो वीडियो ये बना दिया है। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मेरी बैच को ले लीजिएगा। इससे जो है आपको साथ में PDF भी मिल जाएगी, वीडियो तो मिलेगा ही, और आप 70 में 70 मार्क्स जो है लाएंगे। ये हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि प्रॉमिस है आपसे। अगर आपने कीमती पैसे देते हैं तो आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, और सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, और उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना पेपर में आने वाला होगा। ढेर सारा आपको समय ख़राब नहीं किया जाएगा। और आपका जो डाउट होगा वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे, मैं आपका डाउट भी सॉल्व करूँगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व हाइप कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।